नमस्कार। बिहार पे चर्चा अभिषेक तिवारी के साथ एक लंबे ब्रेक के बाद। ये जरा चुनाव उनाव की कवरेज पे निकले हुए थे 5 राज्यों में एनालिसिस करने के लिए अपना। और उस पर हम किसी अन्य वीडियो में बात करेंगे, लेकिन चूंकि जातीय जनगणना के आंकड़े सामने आए हैं और विधानसभा का सेशन चल रहा है बिहार का, बड़ा हॉट मामला इस समय पूरे देश की नजर इस समय बिहार पर टिकी हुई है। तो अभिषेक जी, ये जो जातीय जनगणना के आंकड़े आए, मैं कल का जो भास्कर था वो पढ़ रहा था, उसमें हम्म। पूरे एक पेज को छापा है इन्होंने। एक पेज जी। में पूरी तालिका बनाकर, टेबल वेबल बनाकर उसके हिसाब से छापा गया है। आपने भी जरूर देखे होंगे। पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ और इस बारे में कुछ कमेंट्स भी चाहता हूँ, अगर आपसे, आपकी लोगों से चर्चा हुई हो बिहार में वहां अपने साथियों से, कि इन आंकड़ों की जो विश्वसनीयता है उसे लेकर लोग क्या सोचते हैं। बड़ा मिक्स्ड रिएक्शन है सर। सबसे पहले हर्ष की बात, लाइव के सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। रिएक्शन बड़ा मिक्स्ड है। जैसे कि जनरल क्लास का जो गरीबी रेखा 43 के आसपास में, उसमें 25.9% का जो है, 10 लाख परिवार कहा जा रहा है कि वो 43 लाख में से 10 लाख परिवार गरीबी रेखा के नीचे है। हम्म। इसके बाद बैकवर्ड क्लास, हम्म। जहां पे गरीबी रेखा 33% बताया गया है। हम्म। लेकिन जब एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास में आते हैं तो 34% हो जाता है, जिनकी जनसंख्या जो है लगभग 3 करोड़ से ऊपर हो जाती है। फिर शेड्यूल्ड कास्ट, यहाँ तो शर्म से डूब के मर जाना चाहिए बिहार सरकार को, क्योंकि ये शेड्यूल कास्ट को लेकर के 42.93%, ऑलमोस्ट जो है वो 43% हो जाता है। और शेड्यूल्ड ट्राइब 42.70%, गरीबी रेखा के नीचे। यानी 35 साल के समाजवाद के बाद, इतना रिजर्वेशन के बाद, ये हालत जिनको है। रिजर्वेशन, हाँ, जिनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए था, हर दूसरा शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट जो है हम्म। वो गरीबी रेखा के नीचे है। और अदर बैकवर्ड कास्ट, हम्म। अदर बैकवर्ड कास्ट, जिसको ईबी, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट कहना चाहिए, सॉरी, हम्म। एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट जिसको हम ईबीसी कहते हैं, हम्म। वो सर 34%, यानी हर तीसरा व्यक्ति हम्म। गरीबी रेखा के नीचे। तो हम्म। प्रश्न ये उठता है कि अगर आरक्षण सवर्णों को भी नहीं मिल रहा है, हम्म। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास को भी नहीं मिल रहा है, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट को भी नहीं मिल रहा है, तो हम्म। जिसकी जितनी हिस्सेदारी, उसकी उतनी भागीदारी हुई कहाँ? हम्म। कहाँ प्रॉब्लम है? आज अब बिहार ऐतिहासिक दिन के एक बार फिर से गुजरने वाला है। अब मैं ऐतिहासिक कहूं या मेरे परसेप्शन से इसको काला दिन कहूं, क्योंकि आरक्षण बढ़ा करके अब 65% होने वाला है और हम्म। बिहार में अब 75% आरक्षण हो जाएगा। हम्म। तो ये तो ड्रामा है कि हम अलग अलग राज्यों को बहुत सारी नौकरी फलाना ढिमकाना देंगे। हम्म। पहले तो नौकरी नहीं है, और अब इसका एक एटीट्यूड होता है सर। एक सर्वे में पढ़ रहा था, हम्म। जो कि आईएम अहमदाबाद का है, उसको सुने दर्शक। हम्म। जिस राज्य में आरक्षण बहुत इस प्रकार से है, हम्म। और जहां पे प्राइवेट नौकरियों के संसाधन नहीं है, हम्म। वहां बिहार के लेबर क्लास होने का उस कारण उसने बताया था कि क्यों बिहार लेबर क्लास। क्योंकि बिहार में एक सेक्शन को ये लगने लगा आरक्षण की वजह से कि वो कम अध्ययन करके भी, किसी प्रकार से डिग्री हासिल करके भी सरकारी नौकरी तो ले ही सकता है। हम्म। सो डिपेंडेंसी ऑन गवर्नमेंट जॉब ने हम्म। उसको जो है, उसकी सोच को बहुत सीमित दायरे में रख दिया। हम्म। अगर सरकारी नौकरी मिला तो ठीक, वरना लेबर क्लास। हम्म। और अब इसको ये और पिच करेंगे। दूसरा जो सबसे डेंजरस चीज है सर, ये तमाम आरक्षण की बात हो रही है, लेकिन एक रिक्शा वाला हो, ठेला वाला हो, या एक एलीट क्लास, वो भी अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में तो दाखिला दिला ही नहीं रहा है, वो तो दिला रहा है प्राइवेट स्कूल में। तो हम्म। क्या ये न्याय संगत है कि एक ठेला वाला भी खराब शिक्षा व्यवस्था के कारण अपने जीवन का हर महीने का 4,000 5,000 उस शिक्षा प्रणाली को दे रहा है, जो कि इसी रिजर्वेशन की देन है? वो इसलिए है क्योंकि अगर शिक्षा में भी आप आरक्षण के दायरे को इस प्रकार से रखें, जहां शिक्षक नहीं, जातियों के शिक्षक रखे जाएंगे, तब हम्म। तो समस्या गंभीर होती ही जाएगी, जो कि बिहार में होती जा रही है। इसी वजह से मुझे लगता है कि एक मिक्स ये तो रिएक्शन सब था। जगह ही हो रहा है। ये चीजें, ये शिक्षा वाला मामले की अगर बात करें, ये तो सब जगह हो रहा है। यहाँ बस ये है कि थोड़ा ज्यादा हो रहा है।
सब जगह ही होती जा रही है ये स्थिति, सब जगह हाँ, यही। वो होनी ही है हर सर, वो हमेशा आएगी। और हमको एक चीज अब समझना पड़ेगा कि क्या कि इस मुद्दे पे अब रोहिणी कमीशन के बारे में जो सुझाव है, हमें खुल के बात करनी चाहिए। मैं बिहार में जिसको आगे बढ़ता हुआ एक नेता के तौर पे, एक नेतृत्व के तौर पे जिसको देखता हूँ, वो युवा है, मैं उनसे कनेक्ट भी हो पाता हूँ। वो तो खुल के कहते हैं कि रोहिणी कमीशन की बात होनी चाहिए, हमें एक डिबेट का माहौल बिहार में तैयार करना चाहिए। तो इसमें थोड़ा सबसे ज्यादा, स्पेसिफिक हो जाए। इसमें जो आंकड़े मैंने खोले हैं गरीब परिवारों के बारे में जो बताया गया है, इसमें सबसे हम्म। ज्यादा प्रतिशत तो गरीब इसमें बताए गए हैं मुसहर, फिफ्टी मुसहर। फोर पॉइंट फाइव सिक्स के प्रतिशत बताया राइट। गया। और राइट। उसके बाद जो है भुइयां, डोम, ये सब बताए गए हैं। तो इनकी राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया क्या है? जीतन राम मांझी वगैरह इन लोगों ने, शुरू में तो जीतन राम मांझी वगैरह रिजेक्ट कर रहे थे इसे जब पिछले वाले आंकड़े आए थे। अब नहीं, क्या रिजेक्ट तो कहते हैं? अभी भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये आंकड़े छुपाए गए हैं, आंकड़े इससे कहीं अधिक खराब है, ये करेक्ट करने के बाद ये आंकड़े हैं। हम्म। दरअसल गरीबी के आंकड़े इतने खराब है। अब वही 6,000 से 10,000 रुपए मासिक आय वालों की संख्या सिर्फ 8 लाख कुछ है। हम्म। ठीक है, 81 लाख है, सॉरी। यानी 29%, हम्म। देश की 29, और इनको तो आगे रखा गया है। हम्म। यानी 6,000 रुपए से कम आय वाला परिवार जो है वो 34%, 6,000 से 10,000 के बीच जो है वो 29%, ये दोनों को मिला लीजिए 60%। तो तुम्हारा आरक्षण तो पूरी तरह से फेल रहा इन लोगों को। हम्म। तो फिर आरक्षण का बेनिफिट मिला किसको? क्या वो जो वास्तव में ओबीसी के दायरे में है, जो कि कभी भी ओबीसी नहीं रहे, जिसकी तरफ चिराग पासवान ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे सीधे कहा, हम्म। यानी स्ट्रेट लॉकुश समीकरण और यादव समीकरण की बात उन्होंने की, वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं सर, वो हम्म। आंकड़ों में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। हम्म। और वो कभी सामान्य भी वर्ग सर। में, सामान्य वर्ग में अगर समृद्धि की बात करें तो इसमें 50,000 से अधिक की आय वालों में 16.95 हैं, पिछड़ा वर्ग वाले 10.67% हैं, और अन्य पिछड़ा वाले जो हैं वो 8.32 हैं, अनुसूचित जाति राइट। वाले 5.9 हैं, अनुसूचित जनजाति वाले 8% हम्म। हैं। तो हम्म। इस तरह का हिसाब इसमें रखा है। 24.48% कायस्थ और 3.2% यादव की जो आय है वो 50,000 से अधिक महीने, यानी कि वो ठीक ठाक उस स्थिति में रखे गए हैं। तो नहीं, सबसे इसमें एक, सॉरी इंटरप्ट करने के लिए सर, हमको ये समझना पड़ेगा, सवर्णों में भी जिस भूमिहार समुदाय को सबसे अधिक अमीर समझा जाता था, उसने पोल खोल दिया है इस सर्वे ने। हाँ। 27% उनके अंदर गरीबी है, गरीबी रेखा हाँ, से वो नीचे गुजर कर रहे हैं, अगर समृद्धि जमीन वाले नहीं है। इसमें 50,000 से अधिक की आय वालों में भी अगर बात की जाए तो उनकी वो जो है एक दो तीन चौथे नंबर पर आ रहे हैं, यहाँ भी, इसमें भी। हम्म। हम्म। तो वहीं पर ब्राह्मणों में 25% जो है वो गरीबी रेखा से नीचे में है। हाँ, ये सही बात। खतरनाक आंकड़े हैं सर, यानी आप हम्म। पिछड़ों को भी नहीं आगे बढ़ने दे रहे हैं, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को भी आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, और सवर्ण को भी गरीब कर रहे हैं। तो एक नई निंजा टेक्नोलॉजी आ गई है इक्वालिटी की, जहां पे सवर्ण भी गरीब हो जाए, शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड कास्ट, एक्सट्रीमली जो अदर कास्ट है, पुअर अदर कास्ट है, ईबीसी जिनको बोलते हैं, बैकवर्ड कास्ट, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट, उनको भी गरीब कर दो। तो सब मिला के देश की 70% आबादी गरीब हो गई। तो अब जब गरीब ही हो गई तो भाई समानता तो आ ही गई। हाँ, ये सही तो बात है। एक डेंजरस और ट्रेंड है। समानता क्या आ गई है, जब आप ये सोचिए ना कि जब आरक्षण को 75% तक आप ले जाएंगे तो फिर तो हम्म। सभी समान हो जाएंगे, तो फिर तो बचा ही वो कुछ तो नहीं। वही है। फिर तो 25% ही तो रह गया, 100% आरक्षण दे दो, कोई दिक्कत थोड़ा ही है इसमें, क्या बात है। हंड्रेड नहीं, ये परसेंट ही लोग कर दो। चाहते हैं सर, इसका एक पॉलिटिकल मैसेज भी है। ये हम्म। लोग चाहते हैं जाति के नाम पे बवाल कराना। इसके पीछे का मास्टरमाइंड जो लालू प्रसाद यादव की टिपिकल मंडल पॉलिसी है वो रही है। हम्म। और ये जानते हैं कि बिहार में जो हम माचिस और पूरा किरोसिन तेल लगा करके जाति के नाम पे आग लगाएंगे, इसका रिएक्शन फॉरवर्ड क्लास, बैकवर्ड क्लास, सभी क्लास में आएगा, आपस में जातियों में उलझेंगे। ये एग्जैक्टली सर, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, यही पीएफआई का दरभंगा मॉडल का डॉक्यूमेंट था कि हिंदुओं को जाति में विभाजित किया जाए। हम्म। और आप देखेंगे कि इस
आज जो होगा इसका उत्तर आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में विद इन 3 से 4 डेज के अंदर, जहां पे अखिलेश यादव और वैसी ताकतें जो जाति की राजनीति करती हैं एक बार उठ खड़ी होंगी और कहेंगे कि 75% की राजनीति हमको उत्तर प्रदेश पे भी करनी है। उत्तर प्रदेश में भी जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये सारी चीजें करेंगे। देखिए, इसमें तो बड़ा अजीब गरीब स्थिति है। इतने समय तक लालू प्रसाद यादव चीफ मिनिस्टर रहे, और पिछड़ी जातियों में जो है वो 35% बताओ गरीब परिवार यादवों के हैं, और कुशवाहा कुर्मी सभी, मतलब अब मैं तो कल अपने शो में भी ये बात कही थी अभिषेक जी, कि अगर इसी पर ही सारे सिद्धांत चलने लगेंगे कि साहब जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, तो फिर तो जी जनसंख्या नियंत्रण और इन सब चीजों की तो कोई लॉजिक ही नहीं रह जाती। सरकार को फिर तो हर इंसान यही करेगा। अभी देखिए, आगे परिसीमन जब होना है नया हम्म 2026 में, तो उसमें यही होने जा रहा है। साउथ के जो राज्य हैं उनकी लोकसभा विधानसभा सीटें उनकी कम होंगी। मैं बिल्कुल उनको फेवर करता हूँ इस मामले में, उनकी बात सही है अपनी जगह, कि भाई ये हम्म तो हमने अगर परिवार नियोजन किया या आबादी को नियंत्रित करने की कोशिश की है हमने, तो इसका तो नुकसान उन्हें होने जा रहा है। उनकी तो भागीदारी हमेशा कम रहनी है। साउथ से कोई पीएम नहीं बनेगा कभी भी। वो तो होगा ही। अब ये तो सवर्णों के लिए भी एक मैसेज दे दिया है इन लोगों ने कि हम्म। भाई अब ठीक है, जो अब तक हुआ सो हुआ, तुम गरीबी में जियो जैसे जियो, लेकिन मुसलमानों की तरह 17-18 बच्चे पैदा करो। हाँ, आने बिल्कुल। वाले समय में तुम डोमिनेंट हो जाओगे, तो हम्म। फिर जो डोमिनेंट क्लास रहेगा वो जीतेगा। हाँ, तो मैं तो ये मेरा जो तो मानना एक, है कि इधर जो यूपी में भी, इधर हरियाणा में जो खाप पंचायत है, मैं तो उनसे भी बात करूंगा। उनसे कहूंगा कि भाई आप खाप के माध्यम से आह्वान करें कि कम से कम 5 या 6 बच्चे सब पैदा करें। क्यों दो नहीं पे 5-6 क्या, पैदा? अब हमारे लिए, हम हमें मुझे लगता है हिंदुओं को 4 शादी और 4 विवाह और 40 बच्चे के कॉन्सेप्ट को भी अपना लेना चाहिए। अगर यही बिल्कुल। इस देश में यही निजाम है और ऐसे ही चलेगा, तब फिर हिंदू पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट की मांग क्यों कर रहा है? इनफैक्ट अब मैं तो इस कास्ट सेंसस और सब कुछ का रिजल्ट आने के बाद, हालांकि मैं अभी भी बोलता नहीं, हूँ ये तो ये हकीकत बात ही है कि जनसंख्या में अगर नियंत्रण की बात करें तो हिंदुओं ने ही तो अपनाया है इसे। हाँ, और कौन मानता तो है ये इसे? ये कोई भी नहीं ये मानता। ये ये जो हिंदू ही सिर्फ अपना रहे हैं, हम्म। ये तो गलत हो जाएगा। फिर इससे अच्छा है कि भाई ठीक है, जिसकी जितनी भागीदारी के हिसाब से फिर बढ़ेंगे। हाँ, और ये मैं तो तो सीरियस हो गया ये हूँ। जो जिस तरह से राजनीतिक इसमें अपना माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में तो बहुत ही शर्मनाक अब होने वाले हैं सब कुछ हालात, निश्चित रूप से। हाँ, तो आपके स्टेट में सेक्स गुरु भी तो नहीं है ना, मेरे स्टेट हाँ। में है, मेरे तो चीफ मिनिस्टर हैं। हाँ, मैं तो यही कह रहा हूँ कि ऐसा ऐसे सेक्स गुरु होते हुए चीफ मिनिस्टर आपके जो है वो, उसके बावजूद ये हालत है, और वो 17-18 साल से हैं। हकीकत बात तो ये है। उनकी एज भी, अब और तक पता अब नहीं है, तक हर ये सर कहते हैं कि ये इंजीनियर रहे हैं, आईआईटीएन रहे हैं। मुझे तो लगता नहीं। और देखिए, मैंने आज एक सुबह एक छोटा सा, मैं सुबह मॉर्निंग वॉक पे गया था, मैंने एक छोटा सा शॉर्ट्स वहां से बनाई थी, एक वीडियो वो डाली भी है मैंने। हम्म मैंने कहा कि देखिए, इसमें मुझे लगता है कि मोदी जी को सबसे पहले तो अब ये काम करना पड़ेगा कि राजनीति में रिटायरमेंट की उम्र फिक्स करानी चाहिए, कि भाई राजनीति में रिटायरमेंट की उम्र होनी चाहिए। और मेंटल हेल्थ को लेकर भी टेस्ट होने चाहिए नेताओं के समय समय पर। क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा है, और ये आप शरद यादव को भूल रहे हैं। शरद यादव तो पार्लियामेंट में पता नहीं क्या क्या कहा करते थे। वो ठीक है सर, लेकिन अभी जिस डायमेंशिया से मुझे लग रहा है नीतीश कुमार गुजर रहे हैं, हालांकि अब तो सम्राट चौधरी ने भी कल कहा कि भाई इनका मेंटल हेल्थ का चेकअप होना चाहिए। चिराग हाँ, पासवान ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ कहा कि ये सीरियस बात है कि हमारे मुख्यमंत्री बीमार हैं। अगर ये अब तक उन्होंने बातें जो तो, है चिराग ने तो कहा राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए यहाँ सब। ये हमारे मैं मुख्यमंत्री आ रहा हूँ, को मिलने राष्ट्रपति होगी। शासन पे आ रहा हूँ। उन्होंने हाँ। कहा कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। और इसके अलावे जिन मुद्दों पे बात हो रही है, मैं एक सीरियस बात कहना चाह रहा हूँ। अब तक हम बचपन से सुनते आए थे कि अर्चना एक्सप्रेस, उपासना एक्सप्रेस चली है रेल मंत्रालय में जब थे, हम्म। हैं अब तक तो। और ये मेरा नहीं, तेजस्वी यादव ने एक बार मीडिया में कह दिया था कि हमसे क्या पूछ रहे हैं, पूछिए ना कि हम थोड़े ना अर्चना एक्सप्रेस चलवाए थे किसी के लिए। हम्म। तो सब बातें जो छुपी हुई थी अब तो सामने आ रहा है। तो हमारे गुरु जो है वो आगे काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे सिर्फ उम्मीद सर, बिहार के संदर्भ में मैं जितनी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ पूरा धीरज से सुनता हूँ चिराग पासवान को, समय देता हूँ। हम्म। मैं किसी भी राजनेता पे इतना समय नहीं देता हूँ, लेकिन बिहार हूँ और बिहारी हूँ, तो बिहार के लिए मेरा इंटरेस्ट और झुकाव होना स्वाभाविक है कि कौन बिहार को अच्छी दिशा दे सकता है। हम्म। मैं चिराग पासवान से
आप देखेंगे 2000, चूंकि आप इतने वरिष्ठ एनालिसिस करने वाले हैं और आपने लगातार चिराग पासवान को भी देखा, लेकिन एक बात है, जो मैच्योरिटी चिराग पासवान में 2020 के बाद हमने देखी है पिछले हाँ, 3 सालों में, वो तो बात वो सही। सिग्निफिकेंट। पिता के निधन के बाद चिराग पासवान में काफी चेंज आया। और ये जो कुछ भी हुआ, उनके चाचा ने पार्टी तोड़ दी, जो भी हुआ, इससे इनको बेनिफिट ही हुआ। मेरा मानना है कि लॉन्ग टर्म के लाइफ टाइम बेनिफिट हो गया इन्हें। अब पार्टी जी जो है और मजबूती से इनकी उभरेगी, और इनकी लीडरशिप और उसकी जो है एक्सेप्टेंस भी लोगों के बीच में ज्यादा बढ़ेगी। तो खैर, इसमें आगे चलते हैं। मैं यार कोई 2 दिन परसों से और 2 दिन से बड़े विजुअल्स देख रहा हूँ। आंगनबाड़ी वहां पे बड़ा हंगामा कर रही है, प्रदर्शन कर रहे हैं, उन पे बेचारियों पे इतने सर्दी शुरू हो गई, अब तो पानी की वाटर कैनन चलाई जा रही है। ये सब क्या हो रहा है? नीतीश कुमार को किसी को दिखाई देता है नहीं बिहार में ये क्या हो रहा है? अग्निवीर वालों को तो दिल्ली के मीडिया ने भी खूब दिखाया था कि बिहार में अग्निवीरों ने ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इस खबर को बिल्कुल यहाँ दिल्ली में तो दबा दिया गया है, कहीं खबर छपी नहीं रही है अखबारों में तो। हाँ। मैं सोच ही रहा था कि आपने अब तक ये प्रश्न क्यों नहीं पूछा, मैं सोच ही रहा था। देखिए सर, जो लग्जरी नीतीश कुमार को या मोदी विरोधी नेताओं को प्राप्त है, या मोदी विरोधी पत्रकारों को प्राप्त है, वो इस देश में किसी को प्राप्त नहीं। आप कल्पना कर सकते हैं नीतीश कुमार ने जो सदन के पटल पे, पहले विधानसभा में और विधान परिषद में, दोनों जगह सेम बातें कही है, जिस अंदाज में कही है, जो एक्सप्रेशन थे, वो कोई गलती से भाजपा के एमएलए दर्जे का भी अगर नेता बोल गया होता ना, तो यहां से लेकर के न्यूयॉर्क पोस्ट से लेकर के हर जगह जो है ना, अरे, आलोचना की बात छोड़िए, मोदी के रवीश कुमार इस्तीफे पता मांगे नहीं जा रहे कहाँ हैं। कहाँ से काम शास्त्र की और उसकी किताबों के वो निकाल लाते हैं भाई। अब मैं आ रहा हूँ उन पे आ रहा हूँ, मैं एक्सेसिव हाँ, अवार्डधारी पे आ रहा हूँ। उनका हाँ। ट्वीट तक नहीं आया सर आलोचना को लेकर के। दूसरे आपके बिहारी राजस्थान घूम रहे हैं। अरे भाई, आपकी सबसे अधिक आवश्यकता बिहार बदलने में अजीत अंजुम जी बिहार को है। आप कहाँ राजस्थान को बदलने जा रहे हैं? मैं अभी जयपुर डायलॉग में गया था, तो जयपुर घूम के आऊं, कोई कंपैरिजन नहीं है। बिहार में जयपुर जोधपुर के लेवल का एक शहर नहीं है। हम्म। जयपुर के आसपास भी पटना खड़ा नहीं होता। आप कहाँ वहां जयपुर सुधारने जा रहे हैं? वहां कांग्रेस और बीजेपी दोनों कम से कम राज्य विरोधी राजनीति नहीं करती। यहाँ पीएफआई के डॉक्यूमेंट को हूबहू नहीं नहीं, इंप्लीमेंट करने का वहां पे प्रयास इस किया जा मायने रहा में जो अगर आप बात करेंगे वहां साफ सफाई का और जो वहां की व्यवस्था है, अशोक गहलोत ने भी बहुत काम किया है। वो उन्होंने वो बनवाया है कोटा में, जो वो बनवाया है। है रिवर फ्रंट फ्रंट, बहुत खूबसूरत बनवाया है, बहुत बहुत बढ़िया खूबसूरत, बनवाया है। हाँ, बहुत तो बड़े बहुत काम हो रहे हैं। और अजीत अंजुम का आपने जिक्र कर दिया, तो उनको भी तो मैं जरूर पेल लूंगा 2 मिनट। देखिए, अजीत अंजुम जो है सबसे पहले गए मध्य प्रदेश, वहां पे जी मध्य प्रदेश में इन्हें कुछ समझ में नहीं आया क्या हो रहा है यहाँ पे। 5-7 दिन वहां रहने के बाद ये 2 वीक इन्होंने राजस्थान में गुजारे। कहीं इनकी गाड़ी फंस गई, कहीं कुछ हो गया। जब भी ये पब्लिक के बीच गए तो पब्लिक ने प्रो बीजेपी अपना जो मैंडेट इन्हें बताया। कई लोग इस जी मुद्दे पर बहस करते रहे कि राज्य कुछ भी कर रहा हो, लेकिन नरेंद्र मोदी तो काम सही कर रहे हैं। कई लोगों ने वीडियो में इनके कहा है ऐसी बात, है ना। जी और फिर उसके जी बाद जब ये सेटिस्फाइड नहीं हुए कि इन्हें कोई कंटेंट नहीं मिल रहा है, तो इन्होंने फिर वहां जवाहर भवन में जो है कुछ पत्रकारों को सुबह चाय नाश्ते में बुलाया, विजय विद्रोही वगैरह जो वहां रहते हैं। फिर जी जी उनसे जी इन्होंने जो है एंटी बीजेपी कुछ चीजें वहां से की। लेकिन ये भाप गए वहां से कि भाई कुछ होने वाला नहीं है, चाहे यहाँ आप 25 तारीख तक ही पड़े रहो, यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ लोग तय कर चुके हैं कि इस बार बदलाव लाना लाना है। तो ये तो वहां से भाग के इसलिए चले आए। और रवीश कुमार नहीं की बात मुझे बताऊं कि अगर ये नीतीश वाला मामला, अगर नीतीश एनडीए का पार्ट होते और तब उन्होंने ये बात कही होती, तो देखते आप रवीश कुमार का वीडियो अब तक आ चुका होता। नहीं, ठीक है, रवीश तो नया नया यूट्यूबर है, लेकिन अब तो पुराने यूट्यूबर हो गए हैं अजीत अंजुम। अजीत अंजुम को मैं यूट्यूब के कुछ टिप्स देता हूँ। देखिए, अगर आपको प्रो कांग्रेस लोग खोजने ही थे, तो आप आराम से कांग्रेस भवन में जाते, कुछ लोगों को अलग अलग कपड़े पहनवा देते, थोड़ी सी एक्टिंग तो नहीं आती लेकिन फिर भी मजदूर वजदूर बनवा देते, खेतों में लेके जाते, और फिर उस प्रकार से आप प्रोपोगेंडा वीडियो बना पाते। ये सीखिए, ये भी एक आर्ट है आजकल प्रोपोगेंडा का, इस प्रकार से हाँ, या कांग्रेस आईटी से बढ़इयों लगातार। के बीच और मोटर मोटर बाइक ठीक करने वालों के बीच ले जाते उन्हें। हाँ, आप चले जाते पंचर की दुकानों पे, आपको प्रो बीजेपी बाइट नहीं मिलती, तो आपको ये भी मतलब पता नहीं है, शायद नए नए यूट्यूबर तो आप नहीं रहे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सा सेगमेंट किसका वोटर है। तो सीखिए थोड़ा सा, अभी अभी समय लगेगा सीखने में, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन बिहार में भी आते तो पता चलता कि बिहार की गरीबी के आंकड़ों पे आप लोग तो बड़े भीमवादी बनते हैं। आपने, हर्ष सर ने आंकड़े भी बताया, मैंने भी बताया।
हर दूसरा आदमी गरीबी रेखा के नीचे है। और आप तो लंदन पेरिस न जाने कहाँ कहाँ क्या क्या बता रहे हैं, एक तो हिंडनबर्ग में खोज रहे हैं। मेरा 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 मूल ये था, क्योंकि बिहार पे चर्चा है और ये दोनों बिहार से, सही इससे बात। अधिक दुर्गति नहीं। तीसरा भी और मैं जिक्र कर देता हूँ सर, अपने अपने उर्मिलेश नाम राज्य का एक। की, अपने राज्य की इस तरह के मतलब आंकड़े आने के बाद एक थोड़ी सी शर्मिंदगी भी होनी चाहिए कि यार हमारे स्टेट में बताइए क्या हो रहा है, पिछले इतने दशकों से क्या काम पॉलिटिशियंस कर रहे हैं। कम से कम चलिए किसी का नाम ना लीजिए, इन जनरल सारी राजनीतिक दलों को ही आपको इसके लिए जिम्मेदार ठहरा देना चाहिए, या इस हालत के लिए सब लोग जिम्मेदार हैं। अरे क्या जिम्मेदार ठहराएंगे? उर्मिलेश लालू यादव जी के साथ कल मिले हैं और कहा कि करिश्मेटिक नेता के साथ मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हाँ देखिए, हाँ हम लोग यूट्यूब पे आए हैं इसलिए ये सब नबनंगे हो रहे हैं। हाँ। इस आदमी से कोई पूछे जिस देश की न्यायपालिका ने उसको चारा चोर घोषित कर दिया हो, हम्म, जिस देश की न्यायपालिका ने उसको सजा दी हो, आपको वो हम्म। करिश्मेटिक नेता लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। ये तो सब लोगों को लगने लगे हैं। देखिए देखिए हुआ क्या है कि ये जितने भी वामपंथी हैं खासतौर से मीडिया में, इन सब लोगों जी। को दरअसल अब सब लोगों ने लालू यादव को भी पूरी तरह से सपोर्ट करना शुरू कर दिया, जो लोग शुरू में क्रिटिसाइज करते थे इनके भ्रष्टाचार की वजह से। देखिए ना, जब तेजस्वी के घर पर ईडी की रेड हुई थी और ये बताया कि उनकी बेटी को, बच्ची को, पोती को किस तरीके से बैठाया गया और वो रोती रही, बिलखती रही, इनके परिवार पे इन्हें दया आने लगी, जिनके साथ किसी भी बिहारी को सहानुभूति हो ही नहीं सकती, जिन्होंने इस देश में राजनीति में भ्रष्टाचार में आयाम स्थापित किए हैं, उनसे इन्हें सिंपैथी होने लगी है। मोदी विरोध इनका इतना भयंकर हो गया है। भ्रष्टाचार ही नहीं, सिर्फ भ्रष्टाचार होता तो मैं माफ कर देता। क्राइम, हम्म बालू माफिया, इस देश में भूमि माफिया, बालू माफिया, अपहरण उद्योग का चलन बिहार ने शुरू किया और राजद की सरकार से हुआ सर। और राजद की सरकार में ऐसे तत्वों को खुलेआम संरक्षण दिया गया है, ये पत्रकारिता जगत का हर एक आदमी जानता है। शर्मनाक ये है कि उर्मिलेश जैसे दोगले लोग खड़े हैं। मैं बिहार से हूं और जब मैं नई पीढ़ी से हूं तो मैं सोचता हूं कि क्यों मेरी पुरानी पीढ़ी जो है वो प्रतिकार नहीं कर पाए। उसका उत्तर मुझे मिलता है जब उर्मिलेश जैसे लोगों को देखता हूं। आप कल्पना कीजिए सर, ये भारत के मीडिया के संस्थान में कितने उच्चतम स्तर तक रहा है दूरदर्शन। अरे तो जो उर्मिलेश ने और रिपोर्टिंग, अजीत अंजुम ने तो पटना में रिपोर्टिंग करने से ही अपने करियर की शुरुआत की थी, लंबे समय तक 10 साल तक वहां रिपोर्टिंग करके आए दोनों। दिल्ली में मैं आने के वही कह बाद रहा ही हूँ, ये सब वामपंथी बने हैं ये सब। वहां मैं पर तो वही कह रहा खूब हूँ सर। पत्रकारिता की है इन्होंने, खूब खूब लिखा है इन्होंने, देखा है अपने सारे हालत। और मेरे ख्याल में जिस समय इन्होंने पत्रकारिता की होगी उस समय तो इन्होंने लालू के जो कुकर्म है वही सब छापे होंगे। और क्या था उस समय बिहार में। नहीं नहीं, अगर छापे होते तो मुझे लगता है कि वो प्रतिकार उत्पन्न होता। मुझे तो लगता है कि इन लोगों ने ही लालू को करिश्मेटिक लीडर जबरदस्ती बनाया है। मैंने इनके पुराने आर्टिकल्स नहीं पढ़े, लेकिन जो एटीट्यूड है हम्म। ऐसे घपलेबाज के नहीं, साथ अब ऐसा। तो दरअसल क्या हो गया है कि मोदी विरोध में ये सब लोग अंधे हो गए हैं, तो इसलिए इन्हें लालू प्रसाद यादव करिश्मेटिक नजर आते हैं। और उस समय तो सारा मीडिया लालू प्रसाद यादव के खिलाफ था, बहुत सारी चीजें लिखी जाती थी। अब मैं इनके बारे में नहीं जानता पर्टिकुलर उन्होंने कैसा लिखा। लालू के बारे में खूब लिखा गया है मीडिया में, ऐसा नहीं है। लालू का मजाक भी बहुत बना है, कभी भैंस के सिर पे बैठ गया, कभी कुछ कर लिया। तो मीडिया में एक तरह का वो था कि लालू को लेकर टीआरपी भी होती थी, उनकी जो खबरें थी वो खूब चलती थी, लोग बड़े इंटरेस्ट के साथ पढ़ते थे। इंडिया टुडे तक में मैंने देखा था उस समय 90s के दौर में जब हम कॉलेज में थे, तो लालू प्रसाद जी। यादव को इंडिया टुडे में बड़ी बड़ी स्टोरी हुआ करती थी, वो भैंस के ऊपर बैठे हुए हैं, सींग ऐसे पकड़े हुए हैं, और वहां पे उनका इंटरव्यू होता था। खैर उससे अलग चलते हैं। तो बिहार के जो ये अब ये आंकड़े हैं, मैं इसमें आपको चुनावी उसमें मद्देनजर आपको इसमें ले जाना चाहूंगा। ये जो आने वाला चुनाव है बिहार में अगले साल में, एक साल में जो कुछ होने वाला है, मुझे 1 1.5 साल के अंदर ही वहाँ लोकसभा विधानसभा दोनों चुनाव होने वाले हैं बैक टू जी। बैक। तो उस पे और राजनीतिक दलों की जैसे टिकट वितरण है, इन सब चीजों पर क्या इम्पैक्ट होने वाला है इसका। टिकट वितरण का तो अभी भी फंसा हुआ है, लेकिन लोकसभा के संदर्भ में बहुत इम्पैक्ट शायद ना हो, विधानसभा में हो। देखिए, लोकसभा में एक माइंडसेट जो मुझे मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो सुनाई पड़ता है, या छत्तीसगढ़ में या कर्नाटक में, वो बिहार में भी सुनाई पड़ता है कि नहीं नहीं, लोकसभा में तो मोदी का कोई विकल्प नहीं है।
हम्म। तो वो एक एज है। हालांकि मोदी के प्रति नाराजगी भी अब धीरे धीरे वामपंथी मीडिया क्रिएट करने का प्रयास कर रही है, लेकिन फिर भी हम्म। वो एज जो नरेंद्र मोदी जी को मिल जाता है, तो उसकी वजह से एनडीए 25 सीटों के आसपास खड़ी नजर आती है। लेकिन विधानसभा में मुझे लगता है कि एनडीए को मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। ये करंट अलायंस पेपर पे भी बहुत मुझे मजबूत नजर आता है। कुछ लोग हो सकता है कि मुझसे एग्री न करें, हम्म। लेकिन विधानसभा का चुनाव लोकसभा का चुनाव नहीं होता। बीजेपी के पास बिहार में ऐसा कोई लीडर नहीं है, और बिहार में सिर्फ एक लीडर है जो पूरी तरह से उभर नहीं पाया है अभी तक, वो है चिराग पासवान। मुझे लगता है कि अगर बीजेपी को रिस्क लेना है तो एक वो कार्ड खेल सकती है कि चिराग पासवान को ही बीजेपी में लेके आए, पूरी पार्टी को, और चिराग पासवान को इस शर्त पे राजी कर ले कि हाँ बीजेपी को तुम जिताते हो, तुम चीफ मिनिस्टर हो। ये कॉन्फिडेंस दे दें, सपोर्ट दे दें, और सबसे बड़ी बात सपोर्ट के साथ जो है वो आर्थिक रूप से ही नहीं, सिर्फ संघ का और सबका सपोर्ट मिल जाए, तब चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के मुद्दे पे 2025 में बदलाव लेके आएगा। लेकिन सम्राट अभी चौधरी का, फिर सम्राट चौधरी का क्या होगा? जो एक ग्रूम किया जा रहा है कि सम्राट चौधरी को इसी तरह का नया फेस लाया गया है, और मैं नहीं, जब बिल्कुल। उनका बयान देख रहा था उन्होंने कहा कि हम तो अगर आरक्षण का समर्थन कर रहे हैं इसका। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि आप ग्रूम करने का सब कुछ, आप सोचिए कि बीजेपी के पास सब कुछ है, संसाधन है, सब कुछ है। मैं ये हम्म। बात सम्राट चौधरी से तीन चीजें पूछना चाहता हूँ। आप बिहार में रोहिणी कमीशन के बारे में खुल के कब बात करें? चिराग पासवान करता है, चिराग पासवान ने कल कहा कि ठीक है समर्थन की बात और है, लेकिन क्या 75% हो जाने के बावजूद जो गरीबी रेखा के नीचे है, और आरक्षण के बावजूद, और उन्होंने साफ साफ कहा, मैं 35 साल की राजनीति के बारे में बात करूं जिसमें राजद और नीतीश कुमार दोनों को उन्होंने लपेटा, कि उनके पास ही चूंकि गृह मंत्रालय रहा, नीतीश कुमार के पास ही सब कुछ रहा, तो इस वजह से उन्होंने लपेटा, और लालू प्रसाद यादव के पूरे 20 साल 15 साल का जो भी टर्न्योर है। अब स्पेसिफिक क्वेश्चन सम्राट चौधरी से ये बनना चाहिए हमारा कि आप जिस प्रकार की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ठीक है मैं समझता हूं कि वो भी जातियों में बांट करके जातीय उन्माद फैलाना चाहते हैं, आप चाहते नहीं फैले, आपको भी कुछ समीकरण अपने तरफ रखना है। उपेंद्र कुशवाहा ने भी मजबूरी में समर्थन किया है, पर इन सब ने एक बात बोली है जो सम्राट चौधरी ने नहीं बोली, कि जाति विशेष को ही फायदा पहुंचाया जा रहा है। यानी ये रोहिणी कमीशन के जो सुझाव है उसको धीरे धीरे पुश कर रहे हैं, और आपके पास सारा संसाधन है, टीम है, पैसे हैं, फिर भी आप उसको पिच नहीं कर रहे हैं। तो इसी वजह से मैंने कहा कि कैपेबिलिटीज का जो मुझे अंतर दिखता है दोनों में, साफ साफ दिखता है। असल में उपेंद्र रोड कुशवाहा कमीशन एक, वाला तो सेंटर का मामला है, उसमें तो जब तक सेंटर नहीं चाहेगा वो सब चीजें नहीं हो पाएंगी। केवल ठीक है, सम्राट लेकिन चौधरी के चांस से लेकिन नहीं होगा। मैं ये कह रहा हूं कि सेंटर नहीं चाहेगा वो, ठीक है, लेकिन आप देखिए जातीय जनगणना भी तो इसी प्रकार से माहौल क्रिएट किया गया ना पहले। तो जब आप खुल के मंचों पे बोलने लगेंगे, और मैं मानता हूं बड़ा मास्टर स्ट्रोक हो जाएगा सर, जैसे एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास को ये संज्ञान में आ जाएगा कि उसके आरक्षण के अधिकारों को मुसलमान, यादव, और स्पेशली कुर्मी ज्यादा उनके अधिकारों का सब कुछ वही उपयोग कर रहे हैं, और हमारे पास पानी की बूंद तक नहीं आ रही। एक एक बड़ा फेमस वो ऐड आता है ना उस वाला, कि पानी का नल चलता है तो ओबीसी एस सी एस टी वाला, तो अब तो ये है स्पष्ट है कि एस सी एस टी को तो मिल ही नहीं रहा है आरक्षण के बावजूद। लेकिन यानी और अमित शाह जो है, जिस दिन ये विधानसभा का सत्र शुरू होना था उससे एक दिन पहले अमित शाह गए थे मुजफ्फरपुर में, और जी। बताई एयरपोर्ट पे, हवाई पट्टी पे जो उन्होंने वहां एक सभा संबोधित करी थी। तो हम्म। उस मैं समझ नहीं पाया कि अमित शाह अचानक वहां जाते हैं और इस तरह की बातें कहते हैं, और उन्होंने वहां ये क्लियर करने की कोशिश की कि बीजेपी तो जातीय जनगणना के खिलाफ नहीं थी। इसमें क्या बीजेपी थोड़ा सा बैकफुट पे नहीं नजर आ रही है? मैं तो कह ही रहा हूं कि बैकफुट पे है, पूरी बैकफुट पे है। देखिए इस पॉलिटिक्स का काउंटर बीजेपी कर ही नहीं सकती। इस पॉलिटिक्स का काउंटर अगर पूरे बिहार में कोई कर सकता है, चिराग पासवान, क्योंकि वो जिस जाति से उनका हाँ। बेस है हम्म। वो कनेक्ट हो जाएगा। वो हम्म। पूरा एक राजनीति बदल सकते हैं, वो एक टेक्टोनिक शिफ्ट लेके आ सकते हैं। ये महादेव का भी गिफ्ट है, गॉड गिफ्ट आप जिसको बोल लीजिए। हम्म। और मुझे लगता है इसी वजह से मैं चिराग पासवान पे वो बेट कर रहा हूं, क्योंकि चिराग पासवान की राजनीति को फिर काउंटर करने के लिए लालू प्रसाद यादव के पास कुछ नहीं होगा, क्योंकि पासवान जाति के हमने आंकड़े देखे।
और आरक्षण के 70 सालों बाद, यही मेरा स्पेसिफिक प्रश्न था जो आपने ट्विटर में पूछ भी लिया कि बढ़िया अंग्रेजी बोल दी अभिषेक। तो वो बहुत उसका उत्तर जो उन्होंने दिया बहुत प्रभावित करने वाला है। और हमको ये समझना है कि अगर वास्तव में दलितों में भी किसी को आरक्षण नहीं मिल रहा तो ये आरक्षण जा कहाँ रहा है, किसके लिए है फिर ये। जी चलिए इसी नोट पे खत्म करते हैं आज की चर्चा, फिर चर्चा करेंगे। और आप आज का जो आपका मेन वो रहा वो ये रहा कि चिराग पासवान जैसी लीडरशिप को आगे बढ़ाया जाना चाहिए, तभी इसका कोई काउंटर बीजेपी कर सकती है, क्योंकि वो उसी वर्ग से भी आते हैं और उनकी बात वहां पर सुनी भी जाएगी। तो हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद अभिषेक जी, और चर्चा करेंगे बहुत जल्द 5 राज्यों का जो चुनाव है उसका 5 राज्य का सर 2 दिन, आज 9 तारीख है, आज 75% बिहार में हो जाएगा। मुझे लगता है 2 दिन के भीतर हमको अखिलेश यादव और उत्तर प्रदेश की राजनीति पे चर्चा के लिए आना होगा। हो सकता है आप अभिषेक तिवारी शो पे इसके लिए बुला लीजिए क्योंकि उत्तर प्रदेश से है, लेकिन मैं लिख के देता हूँ। उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पे जो है अखिलेश यादव जो है 2029-30 तक भी अखिलेश यादव के कोई चांस बन नहीं रहे। यहाँ पे समस्या यही है ना, जो सरकार में है, जो सत्ता में है, उनकी बात को वैल्यू की जा सकती है, लेकिन अखिलेश यादव जैसे जो लोग हैं वैसे ढिंडोरा पीटते हुए घूम रहे हैं। और अखिलेश यादव ने तो अब क्लियर ये भी कर दिया है कि वो INDIA के साथ नहीं है, इंडिया अलायंस को छोड़ दिया है। अखिलेश यादव ने तो क्विट कर लिया इससे, वो पहले नेता बने ऑफिशियली इससे बाहर होने वाले। तो करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद, प्रणाम। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।